आज हम बीए तृतीय वर्ष के भूगोल के पेपर विश्व के प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम प्रदेश की संकल्पना के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रदेश भूगोल की मौलिक संकल्पनाओं में से एक है। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में भौगोलिक अध्ययन के केंद्रीय तत्व के रूप में यह दीर्घ काल तक मान्य रहा है। प्रदेश को अगर हम परिभाषित करें तो भौगोलिक चिंतन की आधारभूत तथा केंद्रीय संकल्पना होने के कारण प्रदेश को परिभाषित करने का निरंतर प्रयास किया जाता रहा है। अलग अलग विद्वानों ने भी प्रदेश को अपने आधार पर परिभाषित किया है। प्रदेश का अर्थ है अध्ययन के विषय के स्वरूप तथा अध्येता की व्यक्तिगत मान्यताओं के अनुसार परिवर्तनशील रहा है। भौगोलिक अध्ययन की दो प्रधान विधियां हैं, एक तो क्रमबद्ध विधि और दूसरी प्रादेशिक विधि। इस आधार पर हम भूगोल को दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। अब क्रमबद्ध भूगोल के अंतर्गत अध्ययन क्षेत्र को एक इकाई मानकर उसके विभिन्न तत्वों या प्रकरणों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है। इसके विपरीत प्रादेशिक भूगोल में किसी क्षेत्रीय इकाई यानी अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न प्रदेशों का अध्ययन अलग अलग किया जाता है। विश्व के क्रमबद्ध भूगोल में संपूर्ण विश्व को एक अध्ययन इकाई मानकर विभिन्न भौतिक उपादानों प्रकरणों का क्रमबद्ध विश्लेषण किया जाता है, जबकि प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत विश्व को विभिन्न प्रदेशों में विभक्त करके उसका अलग अलग भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। इस आधार पर प्रदेश एक इकाई होता है जिसके अंतर्गत कुछ या अधिकांश भौगोलिक तत्वों या प्रकरणों की समानता पाई जाती है। यह भूमि का एक खंड या क्षेत्रीय इकाई होता है जिसके अंतर्गत विशिष्ट या समान अभिलक्षण पाए जाते हैं और वह अपने विशिष्ट अभिलक्षणों द्वारा अन्य भूभागों से भिन्नता रखता है। अब जैसा कि फ्रांसीसी मानव भूगोल के संस्थापक वाइडल डी लाब्लाश ने प्रदेश के विषय में कहा है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, प्रदेश का आशय एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र से है जहां एक दूसरे से सर्वथा भिन्न जैविक इकाइयां कृत्रिम ढंग से वहां संग्रहित किए जाने के पश्चात स्थानीय पर्यावरण में परस्पर सहसंबंध के फलस्वरूप परस्पर संयुक्त यानी जुड़ जाती है, जिसके आधार पर संबद्ध क्षेत्र की अलग पहचान बन जाती है। हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, एक हम देखेंगे हर्बर्टसन के अनुसार। ब्रिटिश के भूगोलवेत्ता थे हर्बर्टसन के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखिए, प्रदेश वह भौगोलिक इकाई है जिसमें भूमि, जल, वायु, पशु, पेड़ पौधे तथा मनुष्य क्षेत्रीय स्तर पर परस्पर इतने घनिष्ठ और विशिष्ट संबंध में से जुड़ जाते हैं कि उन्हें अलग करना बहुत मुश्किल होता है और ये उनकी अनूठी पहचान बन जाती है। अब हम एक जनरल प्रादेशिक भूगोल की अगर हम डेफिनेशन देखें तो प्रदेश भूतल का एक प्रखंड या इकाई होता है जिसके अंतर्गत विशिष्ट अथवा समान अभिलक्षण पाए जाते हैं। अपने विशिष्ट अभिलक्षणों के कारण एक प्रदेश अपने समीपवर्ती
या जुड़े हुए या अन्य क्षेत्रों से भिन्नता रखता है। ये हो गया प्रदेश के विषय में उसकी परिभाषा। प्रादेशिक संकल्पना का विकास, यानी प्रादेशिक संकल्पना का विकास कब हुआ? प्राचीन यूनानी सभ्यता के समय से ही क्षेत्रीय वर्णन भौगोलिक अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय रहा है। आधुनिक भौगोलिक अध्ययन में प्रादेशिक पद्धति का आरंभ 19वीं शताब्दी के आरंभ से हुआ। 18वीं शताब्दी के अंत तक भौगोलिक अध्ययन मुख्य रूप से पृथ्वी के विभिन्न स्थानों की स्थिति निर्धारण, मानचित्र विधियों का विकास आदि पर ही केंद्रित रहा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में आधुनिक भूगोल के संस्थापक 2 जर्मन भूगोलवेत्ता थे, अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट और कार्ल रिटर के साथ ही अन्य जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने भूतल पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों और भिन्न भिन्न तत्वों के पारस्परिक अध्ययन को किया। इसी आधार पर हमबोल्ट और रिटर और रिच्टहोफन का इस विषय में योगदान बहुत ही सराहनीय रहा है। रिच्टहोफन जो थे वो 1883 में उन्होंने प्रतिपादित किया और हार्टशोन ने नेचर ऑफ ज्योग्राफी द्वारा अंग्रेजी भाषी देशों में इसका व्यापक प्रचार और प्रसार किया प्रादेशिक अवधारणा का। इसके अलावा अल्फ्रेड हैटनर ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। बीए सेकेंड ईयर में आज से कुछ वर्षों पहले थिंकर्स यानी थॉट एक विषय था, पेपर था, जिसमें हम इन सभी का हमबोल्ट, कार्ल रिटर, ये जो नाम मैं भूगोलवेत्ताओं के बोल रही हूँ, इन सभी का विस्तृत अध्ययन था। लेकिन वो पेपर अब नहीं है, तो आप लोग जो हैं वो इनके विषय में डिटेल स्टडी कर सकते हैं। भौगोलिक चिंतन की समीक्षा करते हुए हैटनर ने कहा कि भूगोल मूलतः पृथ्वी का क्षेत्रीय विज्ञान है और स्पष्ट किया कि भूगोल भूतल की क्षेत्रीय परिवर्तनशीलता पर केंद्रित अध्ययन है। भूगोल यह जानने का प्रयास करता है कि पृथ्वी की भिन्न भिन्न इकाइयां एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है। भूगोल प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई के विस्तार का अध्ययन करता है और तुलनात्मक अध्ययन करता है। अतः दोनों ही स्थितियों में भौगोलिक अध्ययन का केंद्रीय बिंदु पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों की परिवर्तनशील पारस्परिकता है। एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में भूगोल की यही मूल पहचान है। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता वाइडल डी लाब्लाश ने प्रादेशिक अध्ययन को प्रभावशाली ढंग से प्रेरित किया। ब्लाश का मानना था कि विद्यार्थियों को भूगोल की सम्यक शिक्षा प्रदान करने की ये सबसे प्रभावशाली विधि है। क्षेत्र अध्ययन के आधार पर छोटी छोटी स्थानीय इकाइयों के अध्ययन में प्रशिक्षित करना भौगोलिक शिक्षण की इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ब्लाश ने संपूर्ण यूरोप की विभिन्न क्षेत्रों के प्रादेशिक भूगोल की एक संपूर्ण ग्रंथमाला को प्रकाशित की और उनकी मृत्यु 1920 के पश्चात उनके निकट सहयोगी लुसियन गालो ने विश्व भूगोल नामक इस श्रृंखला का संपादन का कार्य संभाला और प्रथम ग्रंथ 1927 में प्रकाशित किया और अंतिम जो है 1940 में प्रकाशित किया।
ब्रिटिश के भूगोलवेत्ता A.J. हर्बर्टसन का प्रादेशिक भूगोल के विषय में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने 1904 में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी की बैठक में प्राकृतिक प्रदेशों पर अध्ययन पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया, जो 1905 में ज्योग्राफिकल जर्नल वृहत प्राकृतिक प्रदेश के नाम से प्रकाशित हुआ। उन्होंने प्राकृतिक प्रदेशों को भौगोलिक इकाई माना और वृहत प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना को स्थापित किया। इस प्रकार भूगोल के प्रादेशिक अध्ययन के विषय में अलग अलग विद्वानों ने और भी अध्ययन किए और अपने शोध प्रस्तुत किए। इस आधार पर प्रदेशों की जो मूलभूत संरचना है उसका व्यापक और महत्वपूर्ण अध्ययन हुआ। अब हम पढ़ेंगे प्रदेशों के प्रकार। सबसे पहले तो प्रादेशिक संकल्पना की विवेचना किसने की? तो प्रादेशिक संकल्पना की विवेचना अमेरिकी भूगोलवेत्ता व्हिटलसी ने 1956 में की कि एक प्रदेश में कम से कम 16 विषय का अध्ययन होना चाहिए। प्रदेश के सीमांकन में इन्हीं विषयों या तत्वों को आधार मानकर उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। उसमें इन तत्वों में उन्होंने 4 श्रेणियां निर्धारित की। पहली एकल विषय प्रदेश, दूसरी बहुल विषय प्रदेश, तीसरी संपूर्ण विषय प्रदेश और चौथा कंपेस। ये उन्होंने अपनी प्रस्तुत की और इस आधार पर उन्होंने किया। इसके आधार पर प्रदेश जो है, प्रदेशों के जो प्रकार है वो एक टेबल के माध्यम से हम समझेंगे और टेबल जो है वो इस प्रकार है। प्रदेशों के जननिक प्रदेशों के प्रकार, जैसे प्रदेश जो है उनको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जननिक प्रदेश और विशिष्ट प्रदेश। अब जो जननिक प्रदेश है उन्हें हम 2 भागों में विभाजित करेंगे, समरूप प्रदेश और कार्यात्मक प्रदेश। समरूप प्रदेशों को हम वापस से 3 भागों में विभाजित करेंगे, एकल, बहुल और संपूर्ण विषय। अब जो इन सब का जो विषय है उसे कहेंगे कंपेज। और दूसरा कार्यात्मक प्रदेश जो है उसे हम वापस से 3 भागों में विभाजित करेंगे, एकल कार्यात्मक, बहुल कार्यात्मक और संपूर्ण कार्यात्मक भूगोल प्रदेश। इस तरह से जो भूगोल है उसमें हम भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। भौतिक प्रदेश का जो सीमांकन है उसमें उच्चावच या स्थलाकृतियों का जो मुख्य है अध्ययन का आधार है। जैसे कि हम उसका भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत हम उच्चावच को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे। वर्तमान समय में जो अधिकांश भूगोलवेत्ता हैं वो भौतिक प्रदेशों के निर्धारण में उच्चावच, भूगर्भिक संरचना, अपवाह आदि को सम्मिलित करते हैं। इसके अलावा पर्वतीय प्रदेश, पठारीय प्रदेश, अंतरपर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, भौतिक प्रदेश आदि का अध्ययन किया जाता है। स्थलाकृति के आधार पर भारत को 4 वृहत भागों में विभाजित किया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हिमालय, उत्तर भारत का मैदान, दक्षिण का पठारी प्रदेश, समुद्र तटीय मैदान और ये सभी
4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है भारत को। अब हम प्राकृतिक प्रदेश किसे कहेंगे? प्राकृतिक प्रदेश का निर्धारण प्राकृतिक तत्वों की समरूपता, समानता, एक रूपता के आधार पर किया जाता है। एक प्राकृतिक प्रदेश के भीतर उच्चावच जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति आदि तत्वों की समरूपता या एक रूपता पाई जाती है। प्राकृतिक प्रदेशों के निर्धारण में जलवायु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, कारण कि प्रादेशिक प्रदेशों में सामान्यतः जलवायु प्रदेश भी इसी आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। जलवायु प्रदेशों के निर्धारण में ब्रिटिश के भूगोलविद हर्बर्टसन ने 1905 में महत्वपूर्ण प्रयास किए थे। 1904 में हर्बर्टसन ने ब्रिटिश भूगोलवेत्ता संघ पर अपने प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को प्रस्तुत की और 1905 में उन्होंने मेजर नेचुरल रीजन ऑफ वर्ल्ड, विश्व के वृहत प्राकृतिक प्रदेश शीर्षक से अपना शोध प्रस्तुत किया। उन्होंने प्राकृतिक प्रदेशों के निर्धारण हेतु मूलतः प्राकृतिक वनस्पति को आधार माना और जो जलवायु पर और मिट्टी पर निर्भर करती है। हर्बर्टसन ने प्राकृतिक प्रदेश जलवायु प्रदेश के अनुकूल बताए और उन्होंने 15 वृहत प्राकृतिक प्रदेश, सारे भूमंडल को 15 वृहत प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया। इसके बाद सांस्कृतिक प्रदेश। सांस्कृतिक प्रदेश के विचार की उत्पत्ति मूलतः सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना से हुई है। वे सभी भौगोलिक तत्व या कारक सम्मिलित होते हैं जिसमें उत्पत्ति या तो मनुष्य द्वारा अथवा जो मानवीय क्रियाओं द्वारा संशोधित, परिमार्जित या प्रभावित है। अतः जिनमें भूक्षेत्र के समान प्रकार के सांस्कृतिक भूदृश्य पाए जाते हैं उन्हें सांस्कृतिक प्रदेश माना जाता है। सांस्कृतिक प्रदेशों के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। सांस्कृतिक तत्व के अंतर्गत केवल मानव संस्कृति से संबंधित तत्वों जैसे प्रजाति, धर्म, भाषा, जीवन पद्धति, प्रथा, दर्शन आदि का ही अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक प्रदेश का दूसरे संदर्भ से है कि सांस्कृतिक प्रदेश का निर्धारण सामान्यतः सांस्कृतिक तत्वों की समरूपता के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा प्राकृतिक सीमाओं जैसे पर्वत, नदी, समुद्र आदि को भी ये लांघ जाती है। इस प्रकार से इसके बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है भौगोलिक प्रदेश, जोग्राफिकल रीजन। भूमंडल का वह भाग जिसके अंतर्गत संपूर्ण या अधिकांश भौगोलिक तत्वों में एक रूपता पाई जाती है, भौगोलिक प्रदेश कहलाते हैं। इस प्रयोग में प्राकृतिक प्रदेश के समानार्थी ही माने जाते हैं। वास्तव में प्रदेश की उत्पत्ति भौगोलिक होती है जिसमें विभिन्न भौगोलिक आधार पर सीमांकित प्रदेशों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, किंतु समस्त भौगोलिक तत्वों में एक रूपता का मिलना केवल कल्पना है, यानी ऐसा नहीं कि सब जगह एक रूपता पाई जाती है। जैसे कि जलवायु प्रदेश, मृदा प्रदेश, वनस्पति प्रदेश, संसाधन प्रदेश, ये सारे जो हैं वो इनमें कृषि प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश, भाषा प्रदेश आदि इनमें कुछ न कुछ अलग अलग पाया जाता है। इसके बाद जो लास्ट है वो है आर्थिक प्रदेश। आर्थिक प्रदेश का निर्धारण आर्थिक तत्वों की समरूपता के आधार पर किया जाता है। आर्थिक तत्वों
की समरूपता अर्थात कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार, सेवाएं आदि। आर्थिक उत्पादन, आर्थिक विकास का स्तर, प्रौद्योगिकी विकास, आर्थिक नीति, आर्थिक नियोजन, मानव के आर्थिक व्यवहार आदि का सम्मिलित अध्ययन किया जाता है। भूगोल में अधिकांशतः आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक उत्पादों और विकास स्तर पर प्रादेशिककरण के मापदंड को माना जाता है। संसाधन प्रदेश, कृषि प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश, भूमि उपयोग प्रदेश, नियोजन प्रदेश, शस्य संयोजन प्रदेश और आर्थिक प्रदेश, ये सभी इसी के विविध रूप है। अधिकांश भूगोलविदों का मत है कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत समस्त आर्थिक तत्वों का समन्वय पाया जाता है, इसी को और इनमें समरूपता या एकता पाई जाती है। ये सभी आज हमने जो प्रदेशों का अध्ययन किया है। अब कल के जो हमारा रहेगा उसमें हम विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे।